हम शक्ल ननंद की रसोई। मेरी बहू कितनी प्यारी है। किसी की नजर न लग जाए। नीलम बेटा, आज तेरी इस घर में पहली रसोई है। तुझे मीठे में जो सबसे अच्छा बनाना आता हो वो तू हम सब के लिए बना दे। जी माँ जी। अरे भाभी जी, खास करके आप गाजर का हलवा तो मेरे लिए जरूर बना देना। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जैसा आप कहें दीदी। ऐसा कहकर नीलम रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने लगती है। तभी किचन में चिंकी की जुड़वा बहन पिंकी आ गई। अरे भाभी, क्या बना रही हो आप? वो दीदी, मैं तो अभी गाजर का हलवा बना रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप गाजर का हलवा बनाने के बाद मेरे लिए मस्त खीर भी बना दीजिएगा। मुझे खीर बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद आप रात में मुझे स्पेशली ब्लैक कॉफी जरूर दे दीजिएगा। उसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। अभी थोड़ी देर पहले ही तो दीदी ने कहा था कि उन्हें गाजर का हलवा बहुत ज्यादा पसंद है, और अब उन्हें अचानक ये खीर का आइडिया कहाँ से आ गया? चलो कोई बात नहीं, इनके लिए ये भी बना दूंगी। किस सोच में डूब गई भाभी? अगर नहीं बनाना तो बता दीजिएगा, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए खीर बना कर लाती हूँ, और रात में मैं आपको कॉफी भी दे दूंगी। पिंकी वहां से चली जाती है। इसके बाद नीलम ने गाजर का हलवा और बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया। सभी को गाजर का हलवा और खीर का स्वाद बहुत पसंद आया। नीलम ने बाहर मेहमानों के सामने घूंघट डाल रखा था, इसीलिए उसे यह पता नहीं चला कि वहां पर उसकी दोनों जुड़वा नंद एक साथ बैठी हुई हैं। क्या बात है बहू, तुम्हारे हाथों में तो मां अन्नपूर्णा का वास है। सच में इसे खाकर तो मजा ही आ गया। ऐसे ही अब रात हो जाती है और रात में नीलम ने ब्लैक कॉफी बनाई और अपनी ननद के कमरे में देने चली गई। दीदी, ये रही आपकी मनपसंद ब्लैक कॉफी। अरे भाभी, मुझे तो ब्लैक कॉफी पसंद ही नहीं है। लगता है दीदी मुझे जानबूझकर परेशान कर रही हैं। पहले तो खुद ही उन्होंने ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दे दिया, और अब जब मैं ब्लैक कॉफी बनाकर ले आई तो अब वो मना कर रही हैं। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ी हो आप? कुछ नहीं दीदी, मैंने सोचा कि आपको ब्लैक कॉफी पीना होगा। ऐसा कहकर नीलम अपनी ननद के कमरे से बाहर आ गई और सीधा किचन में जाकर ब्लैक कॉफी रख दी। उसके बाद वह सीधा अपने कमरे में चली गई। अरे नीलम, तुम तो पहले ही दिन से इतनी ज्यादा बिजी हो गई हो कि अपने पति को ही भूल गई। नहीं नहीं पतिदेव जी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। एक बहू का फर्ज होता है कि वो अपने पति के साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखे। नीलम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये बड़े बड़े टीवी सीरियल वाले डायलॉग क्यों मार रही हो? बस ऐसे ही मैंने सोचा कि आपको ये सुनकर अच्छा लगेगा। नीलम और विनय ने आपस में प्यार भरी बातें करना शुरू ही किया था कि तभी अचानक से किसी ने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया। आप बैठिए, मैं देखती हूँ कि कौन है। नीलम ने जाकर दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसकी ननद बाहर खड़ी हुई थी। भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे सोने से पहले ब्लैक कॉफी चाहिए होता है। मुझे पता था कि आप ये नौटंकी जरूर करने वाली हैं, इसलिए मैंने ब्लैक कॉफी किचन में रख दी है। क्या हुआ, अब आप कौन सा बहाना सोचने लग गई? कुछ नहीं दीदी, मैंने तो ब्लैक कॉफी बनाकर किचन में रख दिया था। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं भी आपको ब्लैक कॉफी लाकर देती हूँ। इसके बाद नीलम किचन में जाती है और ब्लैक कॉफी को गर्म करके अपनी ननद को दे देती है और अपने कमरे में आ जाती है। नीलम को ऐसे परेशान देख विनय उससे पूछता है, क्या हुआ नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आखिर बात क्या है? पता नहीं क्यों आज सुबह से दीदी मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। कभी गुस्से से बोलती हैं तो कभी प्यार से। अरे हुआ क्या, जरा बताना मुझे। अब मैं क्या बताऊं विनय जी, आपको कभी दीदी बहुत प्यार से मुझसे बातें करती है तो कभी गुस्से से। कभी वो मुझे गाजर का हलवा बनाने को कहती है तो कभी खीर। अभी उन्होंने मुझे सुबह ही बताया था कि उन्हें रात में ब्लैक कॉफी चाहिए होती है, और जब मैं ब्लैक कॉफी लेकर गई तो उन्होंने मना कर दिया, और अब जाकर वो मुझ पर चिल्लाने लग गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरा दिमाग खराब है या फिर दीदी का। अच्छा, तो ये बात है। अभी तुम इस घर में नई नई आई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं है। एक काम करो, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर विनय नीलम को अपने साथ चिंकी के कमरे में ले जाता है
और कुछ देर बाद वहां अपनी दूसरी बहन पिंकी और अपनी माँ को भी बुला लेता है। इस तरह चिंकी और पिंकी को देखकर नीलम काफी हैरान रह जाती है। अरे नीलम, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? दरअसल मेरी दोनों बहनें जुड़वा हैं। एक का नाम चिंकी है और दूसरे का नाम पिंकी। जी हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। मुझे तो इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन दोनों के सामने कोई मिरर रखा हो। हाँ वही तो। दरअसल चिंकी छोटी है, लेकिन छोटी होने के बावजूद भी उसका स्वभाव काफी कोमल है। और वहीं पिंकी चिंकी से बड़ी है और उसके नाक पर हमेशा गुस्सा ही रहता है। अच्छा तो ये बात है, तभी तो मैं कहूँ। तभी बीच में नीलम की सास सुजाता बोल पड़ती है। अरे बेटा, ये बात तो तू कल भी बता सकता था ना। चलो अब जाओ, आज तुम्हारी पहली रात है, जाकर तुम आराम करो। सुजाता की ये बात सुनकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं और जाकर अपनी सुहागरात मनाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। नीलम किचन में काम कर रही होती है, तभी उसकी ननद आ जाती है। भाभी, क्या बना रही हो आप? कुछ नहीं, अभी तो बस आलू ही उबाल रही हूँ। मैंने सोचा आज आलू के पराठे बना दूं। आप कॉफी पियेंगी? बना दूं मैं आपके लिए? नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, मुझे कॉफी नहीं पीना। अच्छा, आपको कॉफी नहीं पीना, यानी आप चिंकी दीदी हो ना? आपको कैसे पता भाभी? आप गुस्से में नहीं हो ना, इसलिए आप बहुत प्यार से बात कर रही हो, क्योंकि पिंकी दीदी काफी गुस्से स्वभाव की है। अच्छा, तो ये बात है। नहीं, मैं तो पिंकी ही हूँ। मैं तो यही देख रही थी कि आप मेरे बारे में क्या राय रखती हैं। आप मुझे झगड़ालू समझती हैं ना? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात पर पिंकी अपनी नई नवेली भाभी से लड़ाई करने लगती है और कहती है, देखिए भाभी, आपको मेरे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो आते ही ऐसा दिखाने लग गई जैसे आप मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। बाकी रही बात कॉफी बनाने की, तो अब से मैं अपनी कॉफी खुद बना लिया करूंगी। और वैसे भी इस रसोई को मैंने और चिंकी ने मिलकर सजाया है, तो इस रसोई पर सबसे ज्यादा अधिकार हमारा ही है। पर दीदी, मैंने तो आपको कुछ ज्यादा कहा ही नहीं। इस तरह दोनों नंद भाभी की लड़ाई की आवाज की वजह से चिंकी वहां आ जाती है और अपनी बड़ी बहन को वहां से ले जाती है और उसे समझाती है। अरे दीदी, वो हमारी भाभी हैं। अभी उन्हें आए हुए कितने ही दिन हुए हैं, उन्हें हमें समझने में थोड़ा समय लगेगा ना। आप उन पर इस तरीके से गुस्सा मत कीजिए। अब तुम भी मुझे ये बात बताना चाहती हो कि मैं लड़ाकू हूँ, गुस्से वाली हूँ? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह जैसे तैसे चिंकी अपनी बड़ी बहन पिंकी को समझाती है, लेकिन अक्सर ही पिंकी की किसी न किसी बात पर हर किसी से लड़ाई होती ही रहती थी। ऐसे ही समय गुजरता है। एक रोज, भाभी, अभी आप किचन से बाहर जाइए, मुझे अपने लिए मैगी बनाना है। ठीक है दीदी। इसके बाद नीलम उस किचन से बाहर आ जाती है और पिंकी अपने लिए मैगी बनाने के लिए पानी गर्म होने के लिए गैस पर चढ़ा देती है। वह चूल्हे को तो ऑन कर देती है, लेकिन वो चूल्हा जलाना भूल जाती है, जिसके बाद पूरे घर में गैस ही गैस फैल जाता है। वहीं पिंकी अपने मैगी बनाने के लिए बाकी सामग्री इकट्ठा करती है और उसे ये ध्यान नहीं रहता कि दरअसल चूल्हा जलाया ही नहीं है। गैस पूरे घर में फैल जाता है। अरे ये गैस की इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? कहीं किचन में गैस लीक तो नहीं हो रहा? अभी तो दीदी वहां पर मैगी बनाने गई थी, मुझे किचन में जाकर देखना होगा। जैसे ही नीलम किचन में जाती है तो उसकी नंद लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली होती है कि तभी सही समय पर नीलम वहां आकर पिंकी को धक्का दे देती है, जिसके बाद पिंकी अपने आप को जैसे तैसे संभालती है और जोर से चिल्लाते हुए अपनी भाभी को एक जोरदार तमाचा मारती है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को धक्का देने की? इस तरीके से चिल्लाने की वजह से और तमाचे की आवाज से पूरा परिवार वहां आ जाता है। क्या हुआ भाभी? बोलो बहू। वो माँ जी, दीदी जी, मुझे बहुत तेज गैस की बदबू आ रही थी। वो जब मैं किचन में आई तो पूरा गैस किचन में फैला हुआ था और दीदी बस लाइटर से चूल्हा जलाने ही वाली थी, तभी मैंने उन्हें धक्का दिया। ये सब मैंने उनकी और घर वालों की जान बचाने के लिए किया। ये बात सुनकर पिंकी को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो ये तो भूल ही गई थी कि उसने गैस तो ऑन कर दिया था, लेकिन चूल्हा जलाया ही नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आप पर हाथ उठाया, आप पर चिल्लाई,
आप मुझे मारिए पीटिए, लेकिन आप मुझे माफ कर दीजिए भाभी। इस तरीके से पिंकी को रोता हुआ और अपनी गलती पर पछताते देख नीलम उसे माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि आप अपना ये गुस्सा छोड़ देंगी। हाँ भाभी, मैं अपने गुस्से पर काबू करना सीखूंगी, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह पिंकी के माफी मांगने पर नीलम उसे माफ कर देती है और अब दोनों नंद भाभी प्रेम पूर्वक एक साथ एक घर में रहती हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अरे बड़ी बहू, जरा जल्दी कर, हमें काम पर भी जाना है। अगर हम लेट पहुँचे तो सेठ हमारी पगार भी काट लेगा। हाँ हाँ माँ जी, बस थोड़े से काम थे, वही निपटा रही थी। चलिए अब वरना लेट हो जाएंगी। अरे अरे माँ जी, जेठानी जी, आप अपना खाना ले जाना तो भूल ही रही हैं। हाँ बहू, दे दे जल्दी से। और हाँ, जरा तू अपना खास ध्यान रखा कर। हमारे जाने के बाद तुझे घर का कोई भी काम नहीं करना। हाँ कुसुम, तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है, और वैसे भी अब ठंड की शुरुआत हो गई है। वैसे ही बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तुम घर में ही रहकर अपना और गुड्डी का ध्यान रखना। जी। ऐसा कहकर कुसुम और नीलम अपने काम पर चली जाती हैं। दरअसल ये कहानी है यशोदा की, जो अपने 2 बहू नीलम और कुसुम और पोती गुड्डी के साथ साथ अपने 2 बेटे अशोक और विकास के साथ रहा करती थी। यशोदा के दोनों बेटे शराबी थे और कोई भी काम नहीं करता था, जिस कारण से यशोदा और उसकी बहुओं को ही घर का कार्यभार उठाना पड़ रहा था। बहू, अब हम दोनों को ही ज्यादा से ज्यादा काम करना होगा। तुझे तो पता ही है कि कुसुम बहू पेट से है और वो हमारे साथ यहाँ काम नहीं कर पाएगी। पहले तो जैसे तैसे हम सब मिलकर घर चला लिया करते थे, लेकिन अब तो भगवान ही जाने आखिर आगे क्या होगा। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? सब अच्छा होगा, आप सब्र रखिए। हाँ बहू, मैं भी ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। सब अच्छा ही होगा माँ जी, बस आप विश्वास रखिए। चलिए, अगर अब हम ज़्यादा यहाँ पर खड़े रहे तो सेठ हम पर चिल्लाने लगेंगे। ऐसा कहकर यशोदा और नीलम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और वो अपनी मजदूरी लेकर घर आ जाती है। वहीं यशोदा के दोनों बेटे ठेके पर शराब पी रहे होते हैं। अरे छोटे, जरा एक पैक बना देना यार, मजा नहीं आया इसमें। हाँ भैया, क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ ना। अरे भैया, शराब तो खत्म हो गई भैया, अब हम क्या करें? अरे छोटे, करना क्या है यार, जाना पास में ही तो ठेका है, जाकर एक पौवा उठा लिया। भैया, ठेके वाला बिना पैसे के हमें शराब की एक बूंद भी नहीं देगा। वैसे भी हमारे ऊपर ठेके वाले का बहुत उधार है। अच्छा ऐसा क्या, तो चल फिर घर से कुछ लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर की ओर जाने लगते हैं और रास्ते में जाते जाते एक दूसरे से कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। कैसा गम भैया? छोटे, जब याद आएगी तो बता दूंगा किस गम की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा। ऐसे ही दोनों भाई बातें करते हुए घर पहुंच जाते हैं, जहां यशोदा अपने दोनों बहुओं के साथ होती है। आ गए मेरे दोनों निकम्मे बेटे। हाँ निकम्मे, मतलब हम अगर निकम्मे हैं तो लाओ फिर पैसे दो हमें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? आपको घर की कोई चिंता है भी या नहीं? नहीं है, चला पैसे मुझे दे दे, मुझे दारू लेने जाना है। हम पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, अब तू मुझे पागल बनाएगी? तू क्या घर से बाहर अपनी ऐसी तैसी करवानी जाती है? चुप कर तू। और विकास, तुझे भी शर्म नहीं है? तेरी पत्नी पेट से है और तू है कि शराब में डूबा हुआ है। हाँ, नहीं है शर्म मुझे, लाओ हमें पैसे दे दो। नहीं, हमारे पास कोई पैसे वैसे। आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है? हमने 4 महीने से इस घर का किराया तक नहीं दिया और आप लोग हो कि उल्टा हमसे ही शराब पीने के पैसे मांग रहे हैं। हाँ हाँ मांग रहे हैं, सीधे तरह से दे देती हो, नहीं तो हम खुद लेने आ जाएंगे।
विकास और अशोक के लाख बार बार कहने पर भी कोई पैसा नहीं देता है। इसके बाद अशोक अपनी पत्नी नीलम के हाथों से जबरदस्ती आज के कमाए हुए पैसे छीन लेता है और अपने भाई विकास के साथ ठेके की ओर जाने लगता है। बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पता था कि मेरे बेटे ऐसे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी शादी कराई। ये सब मेरी ही गलती है। माँ जी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ माँ जी, किस्मत को शायद यही मंजूर था। यशोदा और नीलम तो बस यही सोच रही थी कि अब उनके साथ इससे भी बुरा और क्या ही होगा। इतनी ठंड में तन ढकने के लिए ना तो अच्छा कपड़ा था और ना ही उनकी देखरेख करने के लिए उनके पति, लेकिन शायद समय इनको इससे भी बदतर समय दिखाने वाला था। अरे ओ यशोदा, चल जल्दी से घर खाली कर, हैं? बहुत हो गया, तूने पिछले 3-4 महीने से किराया नहीं दिया है। अब मैं ये घर बंसी को दे रहा हूँ। चल अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल जा यहाँ से। लाला जी, हम पर रहम खाइए। हम इतनी सर्द भरी रात में कहाँ जाएंगे? इस बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं बची, और ऊपर से मेरी बहू भी गर्भवती है। कुछ तो रहम दिखाइए लाला जी। अरे मैंने तुम जैसे गरीबों को पालने का कोई ठेका थोड़ी न लिया है, हैं? चलो निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी। ऐसा कहकर लाला यशोदा के पूरे परिवार को घर से बाहर कर देता है। माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे? ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं? माँ जी, कुसुम पेट से है और यहाँ इतनी तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण ठंड सीधा कुसुम के पेट पर लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। क्या पता आगे हमें कोई समाधान मिल जाए। शायद तो सही कह रही है बहू। इसके बाद यशोदा, कुसुम, नीलम और 8 साल की गुड्डी वहां से आगे की ओर जाने लगते हैं। वो चलते चलते काफी आगे आ जाते हैं और उन्हें एक सीवर की पाइप दिखाई देता है, जिसे देखकर नीलम कहती है, माँ जी, हमें आज की रात इसी पाइप के अंदर बितानी होगी, क्योंकि इतनी रात में इससे बेहतर विकल्प हमें शायद नहीं मिल सकता। हाँ बहू, शायद तो सही कह रही है। इसके बाद पूरा परिवार उस पाइप के अंदर चला जाता है। खैर, रात बिताने के लिए तो उन्हें एक आश्रय मिल गया था, लेकिन वो इस ठंड का क्या करें? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ, दादी, मुझे बहुत डर लग रही है। हाँ माँ, मुझसे भी ये ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं कितने लाचार हूँ। मेरे 2 बेटों के होते हुए भी मैं अपने परिवार को ऐसे रोड पर लेकर पड़ी हुई हूँ। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। हम जब यहाँ आ रहे थे तो मैंने रास्ते में कुछ सूखे पत्ते देखे थे। सूखे पत्तों में बहुत ही गर्माहट होती है। मैं एक काम करती हूँ, उन्हें यहाँ पर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम बाहर से उन पत्तों को उठाकर ले आती है और अपनी सास, देवरानी और बच्चों पर डाल देती है, जिससे उनकी ठंड थोड़ी कम तो हो जाती है। ऐसे ही अब सुबह हो जाती है। बहू, हमने कल की रात तो जैसे तैसे काट ली, लेकिन आगे का क्या? अब हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही कोई सहारा। हाँ माँ जी, मैं भी बस यही सोच रही थी। तभी बीच में कुसुम बोल पड़ती है, माँ जी, दीदी, क्यों ना हम पत्तों और लकड़ियों से एक घर को तैयार करें? क्योंकि जब आपने रात में हमें पत्तों को हम पर उड़ाया था तो हमें ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। हाँ कुसुम बहू, कह तो तू सही रही है। ठंड तो नहीं लगी, लेकिन हम ये सब करेंगे कैसे? अरे माँ जी, अगर ऐसी बात है तो ये सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। वैसे भी हमने कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से घर बनाए हैं, उसी का हुनर हम इस्तेमाल करेंगे। पर कैसे बहू? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अरे माँ जी, इसे बनाने में कोई पैसे नहीं लगने वाले, बस लगेगा तो हमारा दिमाग। देखिए, मैं जंगल से जाकर सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ और आप और गुड्डी मिलकर सूखे पत्तों को इकट्ठा कीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। दीदी, मैं भी मदद करवाना चाहती हूँ। नहीं कुसुम, तुम आराम करोगी, तुम्हें कोई भी भारी चीज नहीं उठानी है। और वैसे भी तुमने हमें ये आइडिया देकर अपना काम कर चुकी हो। हाँ छोटी बहू, बड़ी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। जिसके बाद नीलम जंगल में से लकड़ियां लेने चली जाती है और वहीं यशोदा और गुड्डी सूखे पत्ते जंगल में से इकट्ठा करके एक जगह पर रखती हैं।
नीलम जंगल से लाए हुए लकड़ियों को और सूखे पत्तों से घर बनाना शुरू कर देती है। नीलम, यशोदा और गुड्डी अपने पत्तों का घर बनाकर तैयार कर देती हैं। उनका घर बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा था। अरे वाह बहू, तूने ये कर दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है। माँ जी, सिर्फ मैंने नहीं बल्कि हम सब ने मिलकर ये पत्तों का घर बनाया है। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। अरे वाह, कितनी गर्माहट है यहाँ। और चाची, यहाँ तो आपको और छोटे बाबू को भी ठंड नहीं लगेगा। हाँ बिल्कुल गुड्डी। ऐसे ही समय बीतता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। यशोदा की बहू के द्वारा बनाए गए ठंड में पत्तों का घर लोगों में जोरों शोरों से प्रचलित हो रहा था। लोग दूर दूर से उनके घर को देखने के लिए आते हैं। एक रोज एक अधिकारी उनके घर आता है। देखिए, आपका यह बनाया हुआ यूनिक कॉन्सेप्ट हमें बहुत पसंद आया। क्या आप ये हमारे लिए बना सकती हैं? हम इसे कई ठंडे टूरिस्ट प्लेसेस पर लगाना चाहते हैं। अगर आप हमारा ये काम करती हैं तो हम आपको एक पत्तों के घर के बदले 50,000 रुपए देंगे। जी जी, क्यों नहीं। तो फिर ठीक है, ये लीजिए। पहले घर को बनाने के लिए 30,000 एडवांस, बाकी का घर बनने के बाद मैं आपको दे दूंगा। चलिए अब मैं चलता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर अधिकारी वहां से चला जाता है और ऐसे ही यशोदा की दोनों बहुएं और गुड्डी मिलजुल कर पत्तों का घर तैयार करने लगती है और उनकी जिंदगी भी अब सही रास्ते पर आ जाती है।